गुड इवनिंग। वाइब्रेंट ई लर्निंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। एक बार आप सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस, यानी जीके के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। उन्हीं क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे जो पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज है जो यहाँ पे जीके की चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। इससे पहले सभी एक बार जुड़ जाइए और सभी इस सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे इस सेशन को देख सकें। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी। किंग हर्षा हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर से कन्नौज, दिल्ली से देवगिरी, कंबोज से कन्नौज, वल्लभी से दिल्ली। तो बताइए, यानी इनमें से हर्षवर्धन है उसने अपनी जो कैपिटल है ये कहां पे शिफ्ट की थी, ये आपको याद रखना है। बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ है एसएससी सीजीएल प्री 2018 में आया। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन है ये पुष्यभूति वंश का शासक था, पुष्यभूति डायनेस्टी का, और ये 606 से लेकर 647 तक शासक रहा। दरअसल पुष्यभूति वंश जब स्थापित हुआ तब इनकी जो कैपिटल थी वो थानेश्वर थी, यानी इनकी राजधानी कौन सी थी भी, थानेश्वर थी। जब हर्षवर्धन शासक बना था तो उस समय इसने अपनी राजधानी कन्नौज को शिफ्ट कर लिया था। इसका रीजन क्या था? हर्षवर्धन की एक बहन थी जिसका नाम था राजेश्री, और राजेश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के शासक से जिसका नाम था ग्रहवर्मन, यानी कन्नौज का शासक था ग्रहवर्मन, उसके साथ विवाह हुआ था। ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई थी। बाद में यहाँ पर शासन को चलाने वाला कोई नहीं था, तो राजेश्री ने ही हर्षवर्धन से रिक्वेस्ट की कि वह अपना जो संपूर्ण कार्य वो कन्नौज में रहकर करे, और इसीलिए इसे अपनी कैपिटल कन्नौज को बनानी। ठीक है, तो कन्नौज स्थानांतरित किया था। मीन पहले थी थानेश्वर, हरियाणा में, कन्नौज यूपी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन चोला इंस्क्रिप्शंस तिरुनमत्कमनी इज डिस्क्राइब्ड एज। चोल शिलालेख में तिरुनामटकानी को कौन से रूप में वर्णित किया गया है, यानी इसे कौन से रूप में वर्णित किया गया है, ये आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। एसएससी 2021 में ये आया हुआ है। ब्राह्मणों को भेंट की गई जमीन को कहते हैं, गैर ब्राह्मणों किसान मालिकों को दी गई जमीन को कहते हैं, जैन संस्थाओं को दान की गई जमीन को कहते हैं, या मंदिरों को भेंट की गई जमीन को कहते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर रहेगा, यानी इनमें से जो तिरुनामटकानी जो भूमि थी वो कौन से किसको भेंट में दी गई थी। तो ब्राह्मणों को जो भेंट दी जाती थी ना जमीन, उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। क्या कहते थे? ब्रह्मदेय है। ठीक है, जबकि इनकी एक जो भूमि होती थी उस पर कोई टैक्स नहीं होता था, जिसे अग्रहार नाम से जाना जाता था। दरअसल गैर ब्राह्मण जो होते थे, मतलब जो ब्राह्मण नहीं होते थे, तो वहां पर किसान मालिकों को जमीन दी जाती थी। वो किसान मालिक फिर किसानों से खेती करवाते थे और उन्हें जमीनें देते थे। तो ये जो जमीन थी ना, उसे ही किस नाम से जानते थे भी, उसे ही तिरुनामटकानी नाम से जाना जाता था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजराजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावर इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेइटीज, यानी इनमें से राजराजेश्वर जो मंदिर है जो कि तंजावर में है, ये कौन से देवता को डेडिकेट किया गया है, यानी कौन से देवता को समर्पित है ये मंदिर। ये एसएससी 2021 में पूछा गया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। भगवान कृष्ण को किया गया डेडिकेट, भगवान शिव को किया गया है, भगवान राम को किया गया है, या भगवान गणेश को किया गया है।
तो बताइए इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो जो तंजावुर है ना, यहाँ पे जो मंदिर बनाए गए थे वो चोल शासकों के द्वारा बनवाए गए, यानी चोल जो डायनेस्टी थी ना उसके द्वारा इस मंदिरों इन मंदिरों का निर्माण किया गया। ये जो मंदिर बनाया गया राजराजेश्वर, इसे वरदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस टेम्पल को वरदेश्वर टेम्पल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये जो मंदिर है ये चोल एम्परर जिसका नाम था राजराज फर्स्ट, यानी चोल शासक जो राजराज फर्स्ट था उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये जो मंदिर है ये अपने आप में काफी प्रसिद्ध है क्योंकि ये काफी विशाल मंदिर है। इसके अलावा ये जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना है, यानी साउथ के जो टेम्पल्स होते थे उनकी जो शैली होती थी उसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता था। तो ये द्रविड़ शैली का महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है और ये राजराज फर्स्ट ने बनवाया। एक्चुअल में ये जो चोल वंश के शासक होते थे ये शैव धर्म के संरक्षक थे। कौन से? शैव, यानी दो होते थे दक्षिण में, एक तो शैव और एक होता था वैष्णव। जो शैव होते थे उन्हें नैनार कहते थे और वैष्णवों को आलवार नाम से जाना जाता था। एक्चुअल में जो चोल शासक थे ना ये सारे के सारे शैव थे, मतलब ये शिव के उपासक होते थे और ये मंदिर भी किसको डेडिकेट किया गया है? शिव को। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी। तो ये तो मैंने सीधा ही बताया। एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये मंदिर है कहाँ पे, ये मंदिर कौन सी शैली में बना है। तो ये मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश होता है, यानी जो नागर और द्रविड़ शैली है उसके तत्वों का समावेश इनमें से कौन सी शैली में है? प्रशस्ति में होता है। दरअसल प्रशस्ति तो किसको कहते हैं? यानी जो हिस्ट्री लिखी जाती है, पूरा जो इतिहास लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। दूसरा है संहिता। संहिता क्या होता है? जो श्लोकों का संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? संहिता। तोरण क्या होता है? भी तोरण जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन गेट होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तोरण। तो इसका सही आंसर होगा बेसर, यानी ये जो शैली है ये बेसर शैली कहलाती है, यानी ये दक्षिण के मंदिरों में ही पाई जाती है द्रविड़ शैली, बेसर शैली, और उत्तर भारत के जो मंदिर है उसमें है नागर शैली। अब इसकी विशेषता क्या होती है? भी एक्चुअल में जो नागर शैली होती है इसमें जो शिखर होता है पिनेकल, ये पिरामिड के आकार का होता है, जबकि जो द्रविड़ शैली होती है उसमें ये जो शिखर है ये कलश के आकार का होता है, यानी ये इसका जो आकार है वो किस प्रकार का होता है? भी कलश का आकार होता है इसका, और एक प्रकार से कहा जाए तो ये अष्टभुजाकार होता है। कैसा होता है? अष्टभुजाकार। अब इस शैली में क्या होता है कि नीचे तो कलश रख दिया जाता है और ऊपर छोटा सा पिरामिड बना दिया जाता है, तो ऐसे लगता है कि ये विमान हो, जैसे विमान होते हैं ना उस प्रकार की आकृति बन जाती है, और इसे ही कौन सी शैली के नाम से जाना जाता है? बेसर शैली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा रहेगा? बेसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा था जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था? ये सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा एम्परर है वो अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो इसमें समुद्रगुप्त था या दुरोह था, अशोक था या कनिष्क था? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि जो राष्ट्रकूट वंश है ना ये दक्षिणी भारत में था, यानी साउथ इंडिया में था, ये राइज हुआ था राष्ट्रकूट वंश। और ये जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश, ये मोस्टली महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में था। महाराष्ट्र और कहाँ पे? कर्नाटक में। दरअसल जो इनका जो समुद्रगुप्त दिया गया है ये तो आपको पता है कि भारत का नेपोलियन कहते हैं, गुप्त डायनेस्टी का था। ये जो अशोक है ना ये मौर्य वंश का शासक था, महानतम शासक माना जाता है। कनिष्क वही जिसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया, तीसरी का तो अशोक ने करवाया था, और ये कुषाण वंश का शासक था, कुषाण डायनेस्टी का। और जो दुरोह है ना ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी बी रहेगा, दुरोह है ये इसमें राष्ट्रकूट वंश का शासक था। चलते हैं नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द सक्सेसर ऑफ दंती दुर्गा ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर। अभी अपन राष्ट्रकूट की बात कर रहे थे, तो इसमें यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शासक ऐसा था जो राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी बना। अब इस तरह से उत्तराधिकारी भी याद कर लेने चाहिए। एक्चुअल में अपने मेन दो चार शासक पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मुख्य शासक होते हैं ना, उनका उत्तराधिकारी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दंती दुर्ग इनका मुख्य शासक था क्योंकि इसने स्थापना की थी। तो दंती दुर्ग है ना, यही राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। और इसने इसकी जो स्थापना है ना, ये 752 में की थी। बाद में जो 756 है, उस समय यहाँ का जो शासक है ना, वो बना था कृष्ण फर्स्ट। क्या नाम था? कृष्ण फर्स्ट। ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ठीक है ना। वैसे इंदर थर्ड भी राष्ट्रकूट का था, गोविंद थर्ड भी था, ये भी था, लेकिन ये शासक बाद में बने थे। मतलब इसके जस्ट बाद में कौन बना था? कृष्ण फर्स्ट बना था राष्ट्रकूट वंश का शासक। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर देंगे सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट पेयर एज डिस्क्राइब्ड बाय द चोला इंस्क्रिप्शन। यानी चोल के इंस्क्रिप्शन में करेक्ट इसमें कौन सा रहेगा, ये आपको बताना है। तो बताइए, पल्ली चंदम लिखा गया है, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। उसके बाद में बरमदेय लिखा गया है। कौन सा लिखा गया है? बरमदेय लिखा गया है। और बरमदेय के बारे में लिखा गया है कि यह मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। इसके बाद में लिखा गया है सालाभोग, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर इसमें आपको बताना है भी कौन सा इसमें सही सुमिलित किया गया है। बताइए भी सही सुमिलित कौन सा है इसमें, जल्दी से बता दीजिए कौन सा रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बता दीजिए भाई कौन सा रहेगा इसका करेक्ट। काफी इजी है ये, मैंने पहले भी बता दिया था, ऐसा क्वेश्चन आया था इसमें आपके। इसमें से कौन सा सही आंसर रहेगा बताइए। जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान की दी गई भूमि, ये बिल्कुल सही है। बरमदेय मंदिरों को उपहार में नहीं, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी। साला भोग है ना, ये पाठशाला निर्माण के लिए दी जाती थी। साला भोग किसको दी जाती थी? पाठशाला निर्माण के लिए दी जाती थी। और उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं वेलन गाई, तो ये गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी। ठीक है ना। तो वेलन वगाई है ना, ये गैर ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी। एक क्वेश्चन आया था पीछे ऐसा। तो इसमें ये था तिरुन मटकानी, मैंने ये बी बताया था। ये सही आंसर इसका रहेगा ए रहेगा, क्योंकि जो गैर ब्राह्मण थे ना, उन्हें दी गई भूमि ये नहीं होती थी, ये दूसरी होती थी जो मैंने अभी आपको बताई है। ये वेलन बगाई होती थी गैर ब्राह्मणों की। ठीक है ना, मैंने मिस्टेकली वो आंसर बता दिया। तो उसका जो आंसर है ना, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा समझा जाएगा? अभी इसका आंसर है ना सही माना जाएगा, कौन सा? ए माना जाएगा। ठीक है ना। मतलब ब्राह्मणों को मंदिरों के लिए भूमि दान में दी जाती। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? उपाधि के समापन से संबंधित कौन सा है इसमें? अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 है, उसमें क्या है भी? अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 19 है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। और जो आर्टिकल 20 है ना, वो गिरफ्तारी वाला वो है, ठीक है, बचने के लिए दोष सिद्धि वाला। और उसके बाद में आर्टिकल जो 18 है, उसमें बताया गया है उपाधि के समाप्त। बताइए इसमें से कौन सा रहेगा? अनुच्छेद 18, 19, 20, 21, 17। तो अनुच्छेद 18, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 17 तो रहेगा कौन सा? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। और आर्टिकल जो 19 है वो कौन सा रहेगा? इसमें भी आर्टिकल 19 रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। 20 से रहेगा दोष सिद्धि वाला। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें? ए आर्टिकल 18। ठीक है। तो आर्टिकल 18 इसका सही आंसर।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्न में से किसमें से खोजी जा सकती है? तो पहला है इसमें गांधी इरविन समझौता, दूसरा है कराची प्रस्ताव, तीसरा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन और चौथा है पूना पैक्ट। तो नीति निर्देशक तत्व आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर कहां तक है भी 51 तक है, और ये कहां के संविधान से लिए गए हैं भी? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहां के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये सबसे पहले कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पेश किए गए थे, और ये जो कराची अधिवेशन है ये 1931 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। तो इसमें पहली बार नीति निर्देशक तत्वों का प्रस्ताव आया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? यानी द्विसदनी संसद का प्रावधान इनमें से कौन सा करता है, यह आपको आंसर बताना है। आर्टिकल 89 करता है, आर्टिकल 59 करता है, 49 करता है या 79 करता है? तो आपको पता है कि जैसे भारत में जो विधि बनाने वाली संस्था है वो पार्लियामेंट यानी संसद है, और संसद के दो सदन होते हैं, एक तो उच्च सदन होता है राज्यसभा, और एक निम्न सदन होता है लोकसभा। यानी उच्च सदन तो राज्यसभा है, निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और इनका जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में है? 79 में, क्योंकि जो संसद है ना उसका उल्लेख मिलता है 79 से 122 तक। तो सबसे पहले 79 में यही है कि संसद है उसके दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई। अब ये क्वेश्चन 2023 में आया था। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नौकरानी को राहत प्रदान करेगा? मतलब किसके तहत वो नौकरानी कोर्ट में जाएगी? कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 17 के अनुसार जाएगी, 16 के अनुसार जाएगी, 15 के अनुसार जाएगी या 18 के अनुसार? तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो दरअसल इसमें क्या बताया गया है अभी? व्यक्ति से संरक्षण, यानी सरकार से राज्य से संरक्षण नहीं माना गया, व्यक्ति से मांगा गया है। तो व्यक्ति से जिस प्रकार से आर्टिकल 15(2) में लिखा गया है भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी जगह धर्म, लिंग, इसके अलावा जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहां पर इस आधार पर इस नौकरानी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इसका सही आंसर आर्टिकल 15 आएगा। ठीक है, 17, 18, 16 तो अपन बता चुके हैं। 16 में तो नौकरियों संबंधी है, 17 ऐसा प्रस्ताव वाला है और 18 उपाधि वाला है। ठीक है, इसके बाद में सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कब आया था? जिसके बाद में यह कहा गया था कि एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में गठन किया भी गया था। तो यह कैबिनेट मिशन कब आया था? भी 1946 में। इसके 3 सदस्य थे, और 3 जो सदस्य थे, एक तो थे पैथिक लॉरेंस, और एक थे स्टेपर्ड क्रिप्स, और एक थे एबी अलेक्जेंडर। ये इसके 3 क्या थे भी? सदस्य। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन हुए, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तो सेशन को आप लाइक शेयर जरूर कर देना भी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।